हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लिंक। आई एम अनीशा। जैसा कि हमको पता है DSSP की नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो हम इस चैनल पर पर्टिकुलरली DSSP TGT नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। मैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। हम यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हम यहाँ पे यूनिट वाइज पढ़ेंगे। मतलब अगर जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल बायोलॉजी को पहले पूरे उस सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के फिर करेंगे, फिर ऐसे ही ह्यूमन साइकोलॉजी करेंगे। ऐसे ही हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसकी पूरी यूनिट, इसी तरह हम फिजिक्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और हम अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आपके एक क्वेश्चन से एक नहीं, 2-3 क्वेश्चन आगे और सॉल्व करेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट आएगा तो हम उसको भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Our question 1 is, what is the function of proteins in cell membrane? प्रोटीन्स हमें पता है क्या करते हैं, सेल के अंदर से बाहर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर बाहर से अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है वो। So let's see our options. Cellular transport, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। Let's see our next question. Separation of sister chromatids takes place in. इसके लिए हमें माइटोसिस और मियोसिस का पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं एक बार माइटोसिस और मियोसिस को, ये माइंड में रखना। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ होता है ये देखना है हमें। पता है कहीं जो भी सेपरेशन होता है माइटोसिस में या फिर मियोसिस में, वो हमारा एनाफेज में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेपरेट आउट हो रहे हैं, एनाफेज यहाँ पे सेपरेट आउट हो रहे हैं, और अगला हमारा यहाँ पे सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, जो एनाफेज है माइटोसिस का, ये हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, एक तो ये हमारी एक सिस्टर क्रोमेटिड है और एक ये हमारी सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, तो एनाफेज में, माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है, हमारी ये जो दो सेट्स है ना, ये सेपरेट आउट करेंगे। मतलब हमारा जो क्रोमोसोम है ये बीच में से यहाँ से कट जाएगा, तो एक इस साइड चली जाएगी और एक इस साइड चली जाएगी। ये हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो रहे हैं। अगर हम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस देखते हैं तो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा पूरा होमोलोगस पेयर है। एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, और एक क्रोमोसोम ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये रहा। तो हमारे ये दोनों सेपरेट होंगे, तो ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स का, ये सेपरेट आउट हो रहा है। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो रहे हैं। अगला है हमारा एनाफेज 2 जो आता है मियोसिस में। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो रही है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा। अब इसका क्या होगा, बीच में से कट जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, एक क्रोमेटिड उधर चला जाएगा। तो हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, जैसे कि इसमें हुआ था। तो अब हम देख रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स दो जगह सेपरेट आउट हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर एनाफेज में माइटोसिस के, और दूसरा एनाफेज 2 में मियोसिस के। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं अपने। फर्स्ट इज एनाफेज ऑफ माइटोसिस, यहाँ हो रहे हैं लेकिन केवल यहाँ नहीं हो रहे हैं। और ऑप्शंस देखते हैं। एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में हमने देखा था, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में हमारे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट आउट हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे। नेक्स्ट इज एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस, यहाँ हो रहा है, बट यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एनाफेज 1 ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। So this is our correct option. Let's move to our next question. Cell membrane of bacteria invaginates in the cytoplasm and form a structure called.
सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये हमारा सेल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल की, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ से ये इनवेजिनेट कर रही है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जा रही है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वो है मीजोजोम। ठीक है, इसको हम मीजोजोम बोलते हैं। तो मीजोजोम इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Bulk uptake of liquid is an example of। देखो, सेल क्या करता है, हमें पता है सेल, जब सेल के आसपास फूड होता है, अलग अलग तरीकों से सेल अपने अंदर लेता है फूड को। तो उनमें से एक तरीका होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल होता है, देखिए जैसे ये सेल है, सॉरी, ये सेल है, ये यहाँ से ना अपना एक पार्ट ऐसे निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे फूड है, ये फूड को, ये फूड के चारों तरफ अपने ऐसे अपने हाथ बना लेता है और इस फूड को ये अपने अंदर लेके जाएगा। ठीक है, और जब ये अंदर लेके आएगा ना, तो ये अपने अंदर एक वैक्यूल बना लेता है और ये हमारा वैक्यूल के अंदर है फूड। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एंडोसाइटोसिस में हमारा फूड अंदर चला गया, हमने उसका न्यूट्रिशन ले लिया। अब हम उस फूड को, जो फूड का जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, हम उसको सेल अपने से बाहर निकालेगा। तो वो कैसे निकालेगा? सेम इसी प्रोसेस को अपोजिट कर दो। ये सेल ने यहाँ से खाना बनाया और ये अपना सेल ऐसे करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस समझ में आ गया, जब फूड सेल फूड के चारों तरफ अपने हाथ बना के उसका खाना लेता है, वो खाना अपने अंदर लेता है। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जब वो खाने का न्यूट्रिशन लेके उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बाहर निकाल देता है। तो फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस क्या होता है? देखो, जब ये फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और बड़ा साइज होता है उस फूड का, तो हम क्या बोलते हैं? उसे फैगोसाइटोसिस। लेकिन जब ये फूड की जगह लिक्विड फॉर्म लेता है अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं हम पेनोसाइटोसिस। तो बल्क अपटेक ऑफ लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ जो फैगोसाइटोसिस। ये जो फैगोसाइटोसिस है और ये पिनोसाइटोसिस है, ये दोनों एंडोसाइटोसिस के ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बल्क अपटेक ऑफ लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? लिक्विड अपटेक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड। हमने देखा था कि जब सेल अपना फूड खा रहा है तो उसको हमने क्या बोला था? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सॉरी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में जब सॉलिड फूड ले रहा है, तो एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? हमारा सॉलिड फूड है। तो सॉलिड फूड को अंदर लेके जाने को प्रोसेस को हमने क्या बोला था? फैगोसाइटोसिस। तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? Let's move to our next question. Question 6.
व्हाट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल? देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आउटर बाउंड्री सेल वॉल है कि सेल मेम्ब्रेन है। तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन सब सेल्स में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल क्या कहाँ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। तो हम जो आउटर बाउंड्री ऑफ सेल को हम इन जनरल वे में कंसिडर करते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करते हैं, हम सेल वॉल को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियस की जो ये बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर ही, कोई बाउंड्री। ठीक है, तो our correct option is plasma membrane. Let's move to our next question. Which of the following is not the characteristic of animal plasma membrane? Animal plasma membrane, okay. It provides mechanical shape. हाँ, पहले देखो नॉट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉट को हम बहुत बार नहीं पढ़ते, अभी मैंने इग्नोर कर दिया होता। एग्जाम में नॉट तो जरूर पढ़ना, देखना कि क्वेश्चन में नॉट तो नहीं है। अगर सारे क्वेश्चंस कई बार कहते हैं ऑप्शन सिमिलर लगते हैं, हम फिर भी उसमें चूज करने लग जाते हैं बिना नॉट को देखे। चलो अपने ऑप्शंस देखते हैं। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड्स मैकेनिकल शेप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो एटीपी तो नहीं बनाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल में, चाहे वो एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। एटीपी कौन बनाता है? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। ओके, अगला है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following describes the fluid mosaic model of plasma membrane? एक बार हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को देखते हैं। देखिए, ये जो ऊपर लेयर है ये बॉल्स दिख रही हैं आपको, और ये नीचे थ्रेड सी दिख रही है, ये हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम लिपिड के मॉलिक्यूल्स इन्वर्टेडली हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक लिपिड की बाय लेयर ऊपर, एक लिपिड की लेयर ऊपर है और एक लिपिड की लेयर नीचे है, तो ये दो लेयर्स हो गई, तो हम लिपिड बाय लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो हमें रेड कलर के बीच में दिख रहे हैं ना, ये हमारे सारे प्रोटीन से, ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है जो दोनों तरफ निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोटीन्स बीच में प्रेजेंट है। प्रोटीन्स हमें पता है क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस का सेल मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये हमने देख लिया, ये लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। ये जो इसके अंदर ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये फ्लूइड है और ये हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेबल रहता है या अंदर मूव करता रहता है। तो हमारे जो प्रोटीन्स है ना, ये फ्लोट करते रहते हैं अंदर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ग्लाइकोलिपिड हो गया, ओलिगो, हमारे फैट्स, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे क्या होते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स सब कुछ हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। ठीक है, ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन, ये ग्लाइकोलिपिड हो गया, ओलिगोसैकेराइड्स हो गए और ये कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। तो ये जो हमारा ओवरऑल है, ये है हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following describes the fluid mosaic model of plasma membrane structure? Option 1 is phospholipid monolayer with the embedded proteins. देखो phospholipid monolayer तो नहीं है, हमने देखा था लिपिड जो है उसकी बायलेयर बन रही थी, तो मोनोलेयर नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फोस्फोलिपिड बायलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स। देखो ये ठीक है, फोस्फोलिपिड की हमने बायलेयर देखी, एक लेयर ऊपर नीचे थी, ऊपर थी एक नीचे थी और बीच में हमारे प्रोटीन्स उसके एम्बेडेड थे, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ट्राइग्लिसराइड बायलेयर नहीं थी। ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन बायलेयर नहीं है, वो जस्ट अटैच होते हैं उससे रिसेप्टर्स की फॉर्म में, या फिर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगला है ट्राइग्लिसराइड मोनोलेयर, तो नहीं, हमारी फोस्फोलिपिड बायलेयर है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। आपको पीडीएफ लेने के लिए, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इस पे टेलीग्राम चैनल पर अप्रोच कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not a correct statement regarding the plasma membrane structure? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी हमने स्ट्रक्चर देख ही लिया है। पहला है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज टुवर्ड्स दी वन साइड ऑफ द सेल। देखो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमने अभी अभी देखा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है, एक तरफ भी है पर पूरे सेल में भी है, अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज टुवर्ड्स दी वन साइड ऑफ द सेल, और हमें नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो यही इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि एक तरफ लोकलाइज नहीं होते, पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैले होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं फोस्फोलिपिड फॉर्म्स अ बायलेयर। देख लिया हमने, लिपिड्स की ऊपर लेयर है, नीचे लेयर है, तो बायलेयर है। सेकेंड है फोस्फोलिपिड्स है फ्लूइड कंसिस्टेंसी, ये मैंने अभी बताया, अंदर का जो मटेरियल है फ्लोट करता रहता है। नेक्स्ट है द हेड ऑफ द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर। यहाँ पे जो ये हमारा लिपिड्स होते हैं, ये वाला जो एंड होता है ना, ये बहुत से थ्री आपको ये वाला एंड हमारा वाटर लविंग एंड होता है, और ये वाला जो एंड होता है जो अंदर की तरफ है, ये वाटर को रिपेल करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऊपर होते हैं ना ये फॉस्फेट्स होते हैं, और ये जो अंदर जो दिख रहे हैं ना लिपिड होता है, हमें पता है फैट्स वाटर को रिपेल करते हैं, फैट्स ये इस साइड है, लिपिड्स जो हम बोलते हैं, और जो हमारे फॉस्फेट्स हैं वो इस तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the correct constitution? Sorry for this. What is the correct constitution of a eukaryotic ribosome? तो देखो राइबोसोम्स हमें पता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे होते हैं 70s, और यूकैरियोट्स में जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे होते हैं 80s। तो हमें यूकैरियोट्स का देखना है। अब जो इनकी सब यूनिट्स है ना, तो सब यूनिट्स को याद करने बहुत कंफ्यूजन रहता है इनमें। जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो 70s है, और उनकी जो सब यूनिट्स है वो क्या है 50 और 30। ये 70s ओवरऑल विद 50s एंड 30s, और इनका जो टोटल बनता है वो 80 बनता है, ठीक है। 50 और 30s तो कभी इसको ऐड नहीं करना होता है, अलग तरीके से होते हैं, लेकिन ये याद करने के लिए एक जो जैसे मैं याद करती हूँ, जो 50 + 30 है ना वो 80 बना रहे हैं, लेकिन 80 किसका होता है, वो यूकैरियोटिक का होता है। अगर कंफ्यूज हो तो रहने दो। प्रोकैरियोटिक का जो होता है वो 70s राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक का हमसे पूछा गया है उसमें 80s होते हैं, और यूकैरियोटिक की जो सब यूनिट्स होती है वो होती है 60s और 40s। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following molecules would not be found in animal plasma membrane? प्रोटीन्स हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, नॉट फाउंड पूछा है, ठीक है। फोस्फोलिपिड्स हमें ये भी पता है, ये भी प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रोल्स हमने देखा था, कोलेस्ट्रोल भी अटैच था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो अब क्या रहेगा, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते। तो दिस इज आवर आंसर। Question number 12 is a dash protein allows a particular molecule or ion to freely cross the plasma membrane. देखो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ना, और ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल, हमने क्वेश्चन 1 में देख लिया था। तो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स काफी तरह के होते हैं, फिलहाल जो दो मेन है वो मैं बता रही हूँ। एक तो हमारे होते हैं चैनल प्रोटीन्स, एक हमारे होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहती है कि इनमें फर्क क्या है, तो एक बार ये देख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? ये यहाँ पे है ना, ये चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन में क्या होता है, ये जो प्रोटीन है अपने बीच में से जो भी सब्सटेंस इसमें से ट्रांसफर होना चाहता है उसको रास्ता देता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैनल प्रोटीन, ये अपने बीच में से जाने देता है। कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ये अलग तरीके से फंक्शन करता है। ये सब्सटेंस को ना अपने साथ जोड़ लेता है और फिर उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ये अपने थ्रू जाने देता है, चैनल प्रोटीन अपने थ्रू जाने देता है। कैरियर प्रोटीन उसको अटैच करता है अपने से और फिर दूसरी तरफ छोड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following molecules would not be, oh sorry, question number 12. A dash protein allows a particular molecule or ion to freely cross the plasma membrane. First is cell recognition, receptor, enzymatic and channel protein. हमें freely cross the plasma membrane, हमने देखा था कि channel protein ने अपने थ्रू जाने दिया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, that is our correct option. Let's move to our next question. A dash protein combines with a substance and help to move it across the plasma membrane. अभी अभी देखा क्या, कैरियर प्रोटीन क्या करता है, अपने साथ अटैच करता है सब्सटेंस को और फिर दूसरी तरफ छोड़ता है। तो हमारा आंसर क्या है, कैरियर प्रोटीन। तो ये तो हम जैसे 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप जैसे किसी का 6 to 8 का बेस क्लियर नहीं होता है, तो अगर आप उनके भी क्वेश्चन चाहते भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी जब उसमें से भी आते हैं क्वेश्चन, वो भी चाहते हैं तो मैं उसकी भी वीडियोज़ डाल दूँगी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। Question number 14. Which statement best describes the plasma membrane? It is freely permeable to all the substances. ये ठीक नहीं है। हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये तो स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गई। अगला है हमारा ऑप्शन
इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सर्टेन सब्सटेंसेस, ये ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है टू सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस के लिए, सबके लिए नहीं। नेक्स्ट है इट इज नॉन परमिएबल टू ऑल दी सब्सटेंसेस, इसका काम ही ट्रांसपोर्ट का है तो ये तो हो नहीं सकता। अगला इट इज सेमी परमिएबल टू ऑल दी सब्सटेंसेस, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है कि सेमी परमिएबल है और क्या बोलते हैं लिक्विड तो कोई भी एंटर करवा लेगी अपने अंदर, ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर आने देती है। तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गया भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव मेथड? सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता है एनर्जी चाहिए, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इन दोनों के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन जो सिंपल डिफ्यूजन है ना उसमें सेल को एनर्जी नहीं चाहिए होती है, जो सब्सटेंस है वो अपने आप ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो एक्टिव मेथड नहीं है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज नॉट अप्लाई टू डिफ्यूजन? Option first is diffusion continues even after the molecules are distributed equally। तो ऐसा तो नहीं होता, हमें पता है जब डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हर जगह पर डिफ्यूजन की वजह से कंसंट्रेशन है जो मॉलिक्यूल्स की वो सेम हो जाती है, और ऐसा होने के बाद ना इक्विलिब्रियम बन जाता है, फिर कोई मूवमेंट नहीं होती इन पार्टिकल्स की, तो इसलिए डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है इक्विलिब्रियम आने के बाद। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन कॉन्टिन्यूस इवन आफ्टर द मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये गलत है। और ऑप्शन देखते हैं, डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है इसके लिए, तो ये पैसिव प्रोसेस है। फिर है मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी ठीक है। और डिफ्यूजन डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, हाँ ऐसा नहीं कि डिफ्यूजन हमेशा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगी, हम एक रूम में बैठे हैं परफ्यूम एक जगह स्प्रे करते हैं तो वो दूसरे कोने में पहुंच जाता है, वहाँ किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, एटमॉस्फेयर में भी हो जाती है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होता है। Let's see our next question. Question 17. Lipid soluble molecules and gases enter the cell by। देखो जो लिपिड सॉल्युबल है हमें पता है थे वो अंदर की तरफ थे, ठीक है ना, एक मिनट दिखा देती हूँ मैं। ये जो है हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो लिपिड्स है ये स्ट्रिंग्स दिख रही है ना ये अंदर की तरफ, एक सेकेंड, हाँ ये जो अंदर की तरफ स्ट्रिंग्स दिख रही हैं ये हमारे लिपिड है, ठीक है, और ये हमारा बार है, ये वाटर लविंग एंड होता है हमें पता है, ठीक है। तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, लिपिड सॉल्युबल के लिए तो हमें प्रोटीन ही चाहिए, लिपिड सॉल्युबल तो हमारे यहीं से अंदर से ही चले जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा फ्लूइड है वो अलाउ करेगा लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए। एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर से। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस एंटर द प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये लिपिड जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आराम से हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड के थ्रू ही पास कर जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 दैट इज डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बायलेयर इज करेक्ट। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 18. Oxygen enters the blood from alveoli to the lungs by the process of।
देखो हमारे लंग्स में क्या होता है, एल्वियोली से लंग्स में ऑक्सीजन एंटर करता है और लंग्स से एल्वियोली में एक्सचेंज होता है हमारा गैसेस का। जब हमारा क्या बोलते हैं, एल्वियोली से लंग्स में आता है तो ऑक्सीजन आता है, हमें पता है। लंग्स से वापस एल्वियोली में जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ये ज़्यादा किस प्रोसेस के थ्रू है, ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन के सॉरी ये हमारा डिफ्यूजन के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन, एक से तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही जाता है। हमारा जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग। हमने अभी अभी देखा था माइटोसिस और मियोसिस में, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, जो हमारा मियोसिस था उसमें हमारा एनाफेज था, इसमें क्या हो रहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेपरेट हो रहा था। ठीक है, तो हमने देखा एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर सेपरेट आउट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। एनाफेज ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस में तो हमें पता है एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट आउट होती है। ऑप्शन 2 इज मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। देखो मेटाफेज में ना कभी भी कुछ सेपरेट आउट नहीं होता है, उसमें हमेशा क्या होता है, मेटाफेज में अरेंज हो जाते हैं, बीच में सेल के बीच में क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। अगला है नेक्स्ट ऑप्शन है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस का एनाफेज 1 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हमने अभी अभी देखा। अगला है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस, नहीं एनाफेज ऑफ माइटोसिस का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, अब के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज सिमिलैरिटी बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो पता है एक ना थ्योरी आई थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, उसमें क्या होता है, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलीज है ना, ये पहले अलग अलग रहती थी, मतलब सेल के अंदर नहीं होती थी, ये अलग से एक एक सेल थे, ये अलग से दोनों प्रोकैरियोट सेल थे, ये अपने आप ही अपने सारे फंक्शन करते थे। फिर क्या इवोल्यूशन हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए और उसके अंदर रहने लग गए। ठीक है, तो फिर ये यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेली बन गए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, अभी ऑप्शन देखते हैं। तो इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर ये ये इंडिपेंडेंट रहते थे इससे पहले। तो पहले ऑप्शन देखते हैं हम। बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये ठीक ऑप्शन है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। उसके बाद बोथ आर सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस क्यों, हमें पता है सेल के अंदर ना क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपने ही फंक्शन करती रहती है अपने आप ही, तो ये दोनों सेमी ऑटोनोमस है। अगला है बोथ कंटेन डीएनए, इन दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पहले प्रोकैरियोटिक थी, इसलिए इन दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, आगे और क्वेश्चंस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं और वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी। तो